आज की क्लास का टॉपिक देख लीजिए, पीछे लिखा हुआ है यानी कि संविधान संशोधन विधेयक, अंग्रेजी में इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल बोलते हैं। हम विधेयकों के बारे में पढ़ रहे हैं पिछले कुछ दिन से, तो आज ये विधेयक का एक प्रकार है, ये इस पर चर्चा होगी। यानी कि सबसे पहले हमने इनके प्रकार देखे थे, उसके बाद दो विधेयक पढ़ लिए थे हमने। एक पढ़ लिया था हमने धन विधेयक और एक वित्तीय विधेयक, और उनमें एक डिफरेंसेस भी देख लिए थे हमने कि क्या अंतर है और उनका संबंध क्या है, ये भी देख लिया था, और उनके विषय के बारे में देख लिया था। बाकी सारी चीज़ें ही देख ली थी, जिनमें इस राज्यसभा लोकसभा की क्या शक्तियाँ हैं और राष्ट्रपति का रोल क्या है। तो आज ही उनमें से एक विधेयक है संविधान संशोधन विधेयक, तो इसके बारे में देखेंगे। देखो, संविधान संशोधन विधेयक वो है जिसकी चर्चा 368 में की गई है। आर्टिकल 368 वही विधेयक संविधान संशोधन विधेयक कहलाएंगे जिनकी प्रक्रिया जो है 368 में बताई गई है। उसके अलावा कोई भी विधेयक संविधान संशोधन विधेयक नहीं कहलाएगा, ये ध्यान रखिए। देखिए, आप जानते हैं हमारे पास संविधान है। भारतीय संविधान में या फिर किसी और देश के संविधान में भी समय समय पर बदलाव होते रहते हैं, संशोधन होते रहते हैं। तो ऐसे ही भारत के संविधान में भी संशोधन की जरूरत पड़ती है। तो संविधान में कोई बात लिखी हुई है तो उसको बदलना है, तो कैसे बदले और कितने प्रकार से इसको बदल सकते हैं, ये कौन कौन से अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल कैसे हैं कि उनको किस आधार पर बदला जा सकता है। किसी का ज़्यादा महत्व है तो किसी का कम है, तो वो उसी का एक प्रोसेस है कि भी एक कानून के तहत संविधान में लिखी गई बातों को बदला जाएगा या उनमें से किसी बातों को हटाया जाएगा, उसमें इंक्लूड किया जाएगा किसी बात को, तो उसको एक विधेयक के द्वारा बदला जाता है, एक कानून के द्वारा। तो वो यही विधेयक है। तो आपको एक ये आइडिया हो जाएगा आज कि भी अगर हम संविधान में लिखी गई किसी बात को चेंज करते हैं या तो वो किस प्रक्रिया के तहत बदला जाएगा, तो वो देखेंगे। देखिए, भारत के संविधान में अगर संशोधन करना है तो वो 3 तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने 3 लिखा है यहाँ, 3 तरीके से हम संशोधन कर सकते हैं। देखिए, पहला होता साधारण बहुमत से। ये तरीके हैं संविधान में संशोधन करने के। साधारण बहुमत यानी कि सिंपल मेजोरिटी। दूसरा तरीका है हमारे पास विशेष बहुमत। यानी कि स्पेशल मेजोरिटी। इसी प्रकार से एक तीसरा तरीका भी है हमारे पास, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के मंडलों की सहमति। देखिए, ध्यान से देखना, 3 प्रकार से संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। विधानमंडल का मतलब इस तरह से ही, जैसे राज्यों के जो विधान बनाने की जो संस्था है उसको विधानमंडल बोलते हैं। जिन राज्यों में 2 सदन है उनको विधानमंडल बोलते हैं, बाकी जिनमें 1 है तो उसको विधायिका बोलते हैं, यानी कि विधानसभा। तो देखिए, सिंपल मेजोरिटी का मतलब समझिए पहले। तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब है कि संविधान में कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिनको साधारण बहुमत से बदला जा सकता है। साधारण बहुमत का मतलब होता है कि किसी भी सदन में उपस्थित एवं मतदान देने वालों का आधे से अधिक। यानी कि देखिए, जैसे लोकसभा ही है हमारी, अगर संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में जाता है, सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा में बराबर शक्तियां हैं, किसी भी सदन में इसको लाया जा सकता है। और हम जानते हैं कोई भी कानून या कोई भी विधेयक तीनों स्थितियों से गुजरेगा, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति। तो इन तीनों चरणों से जैसे ही गुजरेगा उसके बाद ही वो कंप्लीट होगा, एक कानून कहलाएगा, उससे पहले नहीं। तो पहली बात तो संविधान संशोधन विधेयक को हम किसी भी सदन में ला सकते हैं, चाहे वो राज्यसभा हो लोकसभा, दोनों से जैसे पास हो जाएगा उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। और इस स्थिति में जो है वो दोनों सदनों से पास होने के बाद आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमति के लिए भी जाएगा। जब वो सहमति दर्ज करा देंगे, बता देंगे कि भाई हम सहमत हैं, तो फिर उसके बाद उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति जैसे ही सिग्नेचर करेंगे वो कानून पास हो जाएगा, और कानून पास होने के बाद जो है संविधान में संशोधन कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस संविधान संशोधन विधेयक का है। देखिए, हम लोकसभा को उदाहरण के तौर पर लेते हैं। जैसे मान लीजिए लोकसभा में कितने हैं, 545 सदस्य हैं, ठीक है। तो साधारण बहुमत का मतलब है कि 545 सदस्य का जो है आधा कर दीजिए आप, तो कितना हो गया ये,
273 ये हो गया। तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब यही है कि भाई अगर 273 सदस्य, ये वही सदस्य हैं कि 273 सदस्य का मतलब है कि अगर मान लीजिए 545 हैं और 545 में से वोट जो है कम ही लोगों ने किया, कम ही लोगों का मतलब है कि मान लीजिए 400 लोगों ने वोट किया और उपस्थिति भी 400 ही हुए, तो ये कुल मिलाकर 200 या उससे अधिक लोग समर्थन करने चाहिए। तो साधारण बहुमत का मतलब होता है ये। देखिए विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है? विशेष बहुमत का मतलब है कि मान लीजिए सबसे पहले तो 545 का आधा ही होना चाहिए, यानी कि 273 तो कम से कम होने ही चाहिए। एक कंडीशन तो ये सेटिस्फाई करनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि मान लीजिए 500 लोग आए, 500 लोग उपस्थित हुए और 480 ने मतदान कर दिया, 20 लोगों ने मतदान नहीं किया, तो इनका 2/3 भी होना चाहिए, यानी कि 16 × 48, तो ये हमारे पास हो गया 320। देखिए विशेष बहुमत से जब विधेयक पारित कराना हो हमें, तो उसका एक मतलब है 273 तो होने ही चाहिए लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में ही यही प्रोसीजर अपनाया जाएगा। बल्कि 500 जैसे ही आए तो जितने उपस्थित हैं यानी कि और उन्होंने जितनों मतदान किया उनका 2/3 बहुमत, यानी कि 320 कम से कम होने ही चाहिए, उससे अधिक कितने भी हों, तो तब जाके ये विशेष बहुमत से पारित विधेयक माना जाएगा। तो थोड़ा कठिन है ये वाला, इसीलिए तो संविधान संशोधन करने में थोड़ी समस्या आती है, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, ना कि आसान। देखिए अब विशेष बहुमत का मतलब तो यही हो गया, और कुछ विधेयक ऐसे भी हैं, इनके कुछ आर्टिकल ऐसे भी हैं जिनमें संशोधन के लिए ये वाला प्रोसेस अपनाया जाता है, यानी कि आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमति भी हमको चाहिए। देखिए ये जो है इनकी चर्चा की गई है 368 में, ठीक है, इनकी चर्चा 368 में नहीं है, तो ये संविधान संशोधन नहीं कहलाते। आप ध्यान रखिए, इनको मैंने कट कर दिया है। संविधान में संशोधन सिर्फ दो तरीके से किए गए संशोधन ही संविधान संशोधन की कैटेगरी में आएंगे, वो है ये दोनों, ना कि ये। इनसे जिन आर्टिकलों को संशोधित हम करते हैं तो उनका कोई खास विशेष महत्व है नहीं, मतलब विशेष महत्व नहीं है, वैसे महत्व तो है ही, प्रत्येक आर्टिकल का महत्व है संविधान में, लेकिन ज़्यादा महत्व नहीं है, कम संवैधानिक महत्व के आर्टिकल हैं, तो उनको हम जो है इस बहुमत से संशोधित कर देते हैं, यानी कि साधारण बहुमत से संशोधित कर देंगे, कोई ज़्यादा उसमें तामझाम करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो ये विशेष महत्व के दो कैटेगरी हैं तो इनको ही संविधान संशोधन माना जाएगा, इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो हम देखेंगे कि भी कौन से विषय हैं जिनको साधारण ही ऐसी कर देते हैं, उनको संविधान संशोधन भी नहीं माना जा रहा है। देख लिए कुछ उदाहरण ले लेते हैं हम। देखिए जैसे हमारे पास कुछ आर्टिकल हैं, पहले इसको मैं रफ करता हूं, देखिए आप समझिए इसको। हमारे पास कुछ आर्टिकल है कुछ जैसे आर्टिकल 2 है, 3 है, 4 है, इनका मतलब है कि किसी राज्य का निर्माण करना है, या फिर किसी राज्य की सीमा का निर्धारण करना है, या फिर इस तरह से, और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन भी करना है। तो देखिए अगर किसी राज्य का हमें नाम बदलना हो, राज्य की सीमा का नाम बदलना हो, या राज्य का नाम बदलना हो, या राज्य का निर्माण करना हो, तो वो जो है साधारण बहुमत से हो जाएगा, उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। देखिए हमें अपने प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति का वेतन भत्ते में चेंज करना हो, तो वो भी संविधान संशोधन की कैटेगरी में नहीं आएगा, उसको साधारण बहुमत से ही बदल देंगे, ठीक है। अगर हमको अपने वाइस प्रेसिडेंट की वेतन भत्ते में या उसकी सैलरी में परिवर्तन करना हो, तो वो भी संविधान संशोधन की कैटेगरी में नहीं आएगा। हमारे जितने भी जजेज हैं यानी कि न्यायाधीश हैं, उनको उनके वेतन भत्तों में चेंज करना हो, वो भी संविधान संशोधन की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो इस तरह से इसमें है। या फिर कुछ यूटीज हैं हमारे पास, यानी कि संघ शासित प्रदेश हैं, तो संघ शासित प्रदेश यानी कि 239 अगर आर्टिकल को हम देखें तो 239 में बदलाव करना हो तो वो भी संविधान संशोधन की कैटेगरी में नहीं आएगा। 239 का मतलब है कि मंत्रिपरिषद का गठन करना संघ राज्य क्षेत्र में, तो संसद को अधिकार है, तो संविधान में संशोधन कर देगी, लेकिन वो टेक्निकली रूप से संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो साधारण बहुमत से किया गया है। संविधान में संशोधन दो तरीके से ही हो सकता है, ये और ये सिर्फ जो है 300 जो हमारे प्रावधान जो है 368 में है वही संविधान संशोधन माने जाएंगे, ना कि ये वाला। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और जिस तरह से हम संसद के यानी कि हमारे जो एमपीज हैं उनके वेतन भत्तों में चेंज करते हैं हम, तो वो भी संविधान संशोधन की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो देखिए इसका तो कोई मतलब है नहीं, इसे हम पढ़ेंगे नहीं, बाकी मैंने इसका आइडिया आपको बता दिया है।
अब हम विषय देख लेते हैं कि भी कौन कौन से आर्टिकल हैं, कौन कौन से विषय हैं जो इन बहुमत के द्वारा चेंज किए जाएंगे संविधान में। देखिए, इसमें जो है इस तरह के विषय आएंगे जो हमारे संघात्मक ढांचे से अलग हैं। संघात्मक ढांचे को छोड़कर देखिए, संघात्मक ढांचे का मतलब होता है कि भारत ने संघात्मक ढांचे को अपनाया है। संघात्मक ढांचे का मतलब है कि केंद्र और राज्यों की शक्तियों में स्पष्ट बंटवारा होता है, तो ये संघात्मक ढांचे का एक उदाहरण है। देखिए, कुछ ऐसे विषय हैं जो संघात्मक ढांचे को छोड़कर संशोधित किए जाते हैं। ज़्यादातर संविधान में संशोधन इसी बहुमत से किया जाता है। और जो संघात्मक ढांचे के कौन कौन से विषय हैं वो हम देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए संघ और राज्य के क्षेत्र, संघ और यानी कि राज्य केंद्र सरकार के पास और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा करना हो तो वो इसमें आएगा। और या फिर हमें राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कुछ प्रावधान है उनमें बदलाव करना हो, वो जो है संघात्मक ढांचे के अंतर्गत आएगा। तो उन सभी को छोड़कर जितने भी संशोधन किए जाते हैं वो विशेष बहुमत से किए जाते हैं। ठीक है नहीं। अब देखिए, कुछ संशोधन ऐसे हैं जो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की विधानमंडल की सहमति। देखिए, वो कौन से विषय हैं वो मैं यहाँ लिखता रहूँगा और आप देखते रहिए, तो एक कंसेप्ट आपको क्लियर होगा कि भी किस तरह से इनको देख सकते हैं हम। देखिए, जैसे कि कुछ उपबंध ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव से लेकर हैं। जो हमारे पास हमारे प्रेसिडेंट हैं, इनके राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति चुनाव का मतलब है जो आर्टिकल 54 और 55 है। देखिए, अगर हमें आर्टिकल 54 और 55 में बदलाव करना हो तो ये वाला प्रोसेस अपनाया जाएगा, यानी कि विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति भी लेनी होगी। जैसे ही विधेयक आधे राज्यों की सहमति और विशेष बहुमत से पास हो जाएगा, उसके बाद उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और सिग्नेचर हो गए तो संविधान में संशोधन मान लिया जाएगा। जो बातें लिखनी है वो लिख दी जाएंगी। देखिए, अगर हमको क्या करना हो कि केंद्र सरकार के बीच, ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच जो है कार्यपालिका शक्तियों का वितरण करना हो, कुछ उनको स्पेशल पावर देनी हो या बंटवारा करना हो, तो वो भी जो है इसी बहुमत से संविधान में संशोधन किया जाएगा। और कुछ संशोधन ऐसे भी जो विधायी शक्तियों का बंटवारा करना हो, यानी कि केंद्र और राज्य के मध्य जो है विधायी शक्तियों का बंटवारा करना हो, तो ये भी इसी के अंतर्गत आएगा। और हमने आपको राज्यसभा पढ़ाया था, तो राज्यसभा में हमने आपको कहा था कि भी राज्यसभा के लिए जो है प्रत्येक राज्य से बहुत सारे सदस्य आते हैं, एमपी आते हैं चुन के, तो किस राज्य को कितनी सीट देनी हो तो उनका जो है फैसला करना हो और संविधान में संशोधन करना हो तो वो भी इसी बहुमत से पास किया जाएगा, यानी कि जो हमारे पास राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। देखिए, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा भी इसी संविधान संशोधन के तहत किया जाएगा। तो इस तरह के कुछ विषय हैं। और भी विषय हैं, जैसे हमारे पास संघ और जो हमारे पास हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्रों को बढ़ाना, उनकी जो ज्यूरिडिक्शंस है, उनके क्षेत्राधिकार को बढ़ाना, उनकी पावर्स को बढ़ाना, तो वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। तो आप एक आइडिया समझिए कि भी संविधान में संशोधन 3 तरीके से किए जा सकते हैं, विशेष बहुमत और एक साधारण बहुमत और एक दूसरा है कि विशेष बहुमत और प्लस आधे राज्यों के जो विधानमंडल है उनकी सहमति। तो देखिए, साधारण बहुमत को तो टेक्निकली रूप से संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, सिर्फ 2 को ही माना जाएगा, वो ये हैं। और उनमें कौन कौन से विषय हैं आप थोड़ा समझ गए होंगे। संघात्मक ढांचे को छोड़कर जितने भी विषय हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। और जो संघात्मक ढांचे से संबंधित है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, केंद्र राज्य के बीच विधायी शक्तियाँ या फिर न्यायिक शक्तियों का वितरण है, या फिर राज्यसभा के में सीटों का निर्धारण करना हो, तो वो इन के अंतर्गत आएंगे, इस से उनको संशोधित किया जाएगा। देखिए, अब हम इसके कुछ विशेष प्रावधान देख लेते हैं राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। कुछ विशेष प्रावधान क्या है इसको लेकर। विशेष प्रावधान क्या जनरली है सारी चीजें। देखिए, पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट यह है कि इस विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है इन विधेयकों को, किसी भी सदन में। किसी भी सदन का मतलब है या तो लोकसभा या राज्यसभा। देखिए, संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा में भी स्टार्ट किया जा सकता है, लोकसभा में भी स्टार्ट किया जा सकता है, ये ध्यान रखिए। और इनको पास करने का प्रोसीजर साधारण बहुमत की तरह है, साधारण जो है विधेयक की तरह है, साधारण विधेयक की तरह इनको पास किया जाता है। इनका प्रोसीजर वही है जो साधारण विधेयक का है। साधारण विधेयक में अगली वीडियो में आपको समझा दूंगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा किस तरह से पास होते हैं। ठीक है।
और देखिए तीसरा, इसमें संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, संयुक्त बैठक का प्रावधान इसमें नहीं है 108 के तहत। देखिए हमने आपको बताया था कि संयुक्त बैठक वहाँ बुलाई जा सकती है जहाँ राज्य मतलब लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ बराबर हों और उनमें टकराव हो जाए, जबकि यहाँ तो बराबर है, लेकिन उसके बावजूद भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा रही है। देखिए संविधान संशोधन बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, तो इसलिए राज्यसभा और लोकसभा को बराबर अधिकार दिया गया है, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है, इनको अलग अलग सदनों से पास कराना ही होगा, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान इसमें बिल्कुल नहीं है। चौथा, इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है, जबकि हम जानते थे धन विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए थी, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं, ठीक है नहीं। और सबसे एक बात यह है कि राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर करने के लिए बाध्य है, राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के लिए बाध्य है, राष्ट्रपति अनुमति देगा, यानी कि वो बाध्य है अनुमति देने के लिए, उसको अनुमति देनी ही होगी। वो विधेयक को ना तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है और ना ही वो अपने पास रख सकता है, जो उसकी एक पावर होती है, पॉकेट वीटो बोलते हैं उसको। पॉकेट वीटो का मतलब होता है कि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आया कानून बनने के लिए, राष्ट्रपति ने क्या किया, चुप रख लिया, वो उसे लौटाया ही नहीं, तो उसे बोलते हैं राष्ट्रपति की स्पेशल पावर होती है, पॉकेट वीटो बोलते हैं उसको। तो ऐसी पॉकेट वीटो का इसमें प्रावधान नहीं है। अगर संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास आएगा तो उसे जो है अनुमति देनी ही होगी, ये हमारे यहाँ प्रावधान है। हमारे पास एक 1971 में 24वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसमें 368 के क्लोज 2 में लिख दिया गया है कि राष्ट्रपति अनुमति देगा, वो बाध्य है अनुमति देने के लिए। तो ये प्रोसीजर है भाई उसका, 368 में जो भी प्रोसीज बताया गया है संविधान संशोधन का, तो ये आप समझ लीजिए। बाकी अगला जैसे ही हमें समय मिलेगा हम आपको अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे, जिसका नाम होगा साधारण विधेयक। उसमें एक जनरली कानून बनाने का प्रोसेस समझाया गया है, तो आप समझेंगे कि कानून कैसे बनते हैं। तो ठीक है, मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।